Hey, hello everyone, I'm Chavi and welcome to my channel Chavi's Notes. Today the notes which I have prepared for all of you guys is of law of torts. हमने the word जो law है वो तो हमने बचपन से बहुत बार सुना है but the word tort is new for most of us. Like when we hear the word tort, the first question that comes in our mind is that what exactly the word tort mean? What is the exact meaning of tort? So let me tell you first that tort is not an English word. It has been derived from the Latin term that is tortum, and in English which means that something which is twisted, which is not straight, which is crooked, or to sum it up in a single line we can say that any unlawful conduct is a tort. And one more interesting thing which I want to share without regarding this topic is that it has no sections. आई होप कि ये बात सुन के आप सभी के फेस पे स्माइल आ गई होगी बिकॉज वी ऑल आर बॉम्बार्डेड विद सो मेनी सेक्शंस लाइक आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हर एक डेफिनेशन के साथ हमें एक सेक्शन लिखना पड़ता है यार. बट नाउ इन दिस टॉपिक द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इट हैज नो सेक्शंस. सो लेट्स बिगिन विद द नोट्स. Now, tort is a civil wrong for which you get unliquidated damages. यहाँ पे दो terms बहुत ही ज़्यादा important है. The first one is the civil wrong and the second one is unliquidated damages. कैसे सिविल रॉन्ग का तो ये है कि जो टॉर्ट है सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है. कई केसेस में ये क्रिमिनल रॉन्ग बन जाता है, वो बहुत ही कम है. जैसे अगर नेग्लिजेंस का केस आ गया, दो तरीके की नेग्लिजेंस होती है. एक है जनरल नेग्लिजेंस और एक होता है इंटेंशनल नेग्लिजेंस. जैसे इंटेंशनल नेग्लिजेंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर डॉक्टर ने या सर्जन ने इंटेंशनली किसी पेशेंट का गलत ऑपरेशन कर दिया या फिर कोई चीज़ छोड़ दी उसके बॉडी में, तो जिस वजह से पेशेंट को बहुत इंजरीज हुई है या फिर वो ख़त्म हो गया, तो इस केसेस में वो जो इंटेंशनल नेग्लिजेंस है वो क्रिमिनल रॉन्ग का पार्ट बन जाता है. सो जनरली टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. प्लस अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये भी टॉर्ट में आता है? नो. टॉर्ट जो है ऐसा सिविल रॉन्ग है जिस अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट for which you get unliquidated damages. Another important point here is the unliquidated damages. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये unliquidated damages क्या होते हैं. तो पहले हम समझेंगे कि liquidated damages क्या होते हैं. सी आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पहले ही स्पेसिफाइड होती है कॉन्ट्रैक्ट में. अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें वो पहले से ही वो जो टर्म्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर बाय चांस कोई ब्रीच करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का तो उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेजेस देने पड़ेंगे या फिर कंपनसेशन देनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस विच आर प्रीवियसली फिक्स्ड बाय बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर अब बात आती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अब टॉर्ट में तो कोई शुरू में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता ना कि मैं आपका जो है लीगल राइट इन्फ्रिंज करूंगा तो आप मेरे को ऐसे डैमेजेस दोगे. जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं एनीथिंग विच इज नॉट प्रीवियसली फिक्स्ड इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. इट इज टोटली एट द कोर्ट्स डिस्क्रिशन. Tort is a civil wrong but all civil wrongs are not tort. कैसे? Because under the umbrella of civil wrongs it contains both the breach of trust, breach of contract, torts. but जो सिर्फ tort है वो उसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये इंक्लूड नहीं होते. अब हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये पूरी जो बाउंड्री है ये सिविल रॉन्ग्स की है, उसके अंदर बहुत दोनों चीज़ें आ जाती है जैसे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि टॉर्ट में होता है. बट जो टॉर्ट है, टॉर्ट के अंदर ये चीज़ नहीं आती. दैट्स एक तरीके से ये भी हो सकता है कि जो टॉर्ट है दैट इज अ सबसेट ऑफ civil wrongs. There are three essentials for the law of tort. The first one is wrongful act, second legal damage, and third is legal remedy. And wait. Most important thing, ऐसा नहीं है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो टॉर्ट कमिट हो गया, सेकंड ओनली फुलफिल कर दी तो कमिट हो गया या फिर थर्ड ओनली. नहीं, ये तीनों कंडीशंस अगर एक साथ फुलफिल होंगी किसी केस में तभी वो टॉर्ट का केस बनेगा, अदरवाइज नॉट. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन एडिशन टू. अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ये टॉर्ट का केस बनेगा, अदरवाइज नॉट. सो लेट्स स्टडी इट वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज द रॉन्गफुल एक्ट.
सीधी सी बात है, रॉन्गफुल एक्ट कौन करेगा? डिफेंडेंट करेगा। रॉन्गफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। तो रॉन्गफुल एक्ट में दो चीजें आ जाती है। रॉन्गफुल एक्ट कैसा? रॉन्गफुल एक्ट एक तो वो होता है जो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। कॉन्ट्रेरी टू लॉ, किसी ने किसी का राइट इन्फ्रिंज कर दिया। और कैसे राइट इन्फ्रिंज करेंगे? या तो कोई एक्ट करने से या किसी एक्ट के ना करने से। किसी एक्ट कमीशन या ओमिशन से प्लेंटिफ को जो है बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या, उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे द टॉर्ट हैज कि रॉन्गफुल एक्ट उसने कमिट किया है। अब कमीशन में कैसे? कोई, अब फर्स्ट वन देखते हैं कि कोई एक्ट करके, कमिट करके कैसे प्लेंटिफ का लीगल राइट हार्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी के स्विमिंग पूल में गए और मिस्टर बी के स्विमिंग पूल में उन्होंने स्विमिंग पूल यूज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और इससे क्या हुआ? मिस्टर बी का जो लीगल राइट है, जो कि प्रॉपर्टी का है, वो इन्फ्रिंज हुआ है। बिकॉज एवरीवन हैज अ राइट टू enjoy द फ्रीडम ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। तो इसमें यहाँ पे मिस्टर ए ने ट्रेसपासिंग कमिट कर दिया। ऐसे ही अगर हम बात करें ओमिशन में, अब आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे कि कोई एक्ट हमने कुछ करा भी नहीं फिर भी हम लायबल हैं। यस, अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी है आपके ऊपर विच यू आर सपोज टू डू, और आप वो ड्यूटी, वो एक्ट करने से फेल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ओमिशन टू डू एन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसे है कि एक जगह पे पॉइजनस ट्री था। पॉइजनस ट्री में बहुत ही पॉइजनस फ्रूट्स भी आते थे। तो कॉरपोरेशन की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस ट्री के अराउंड जो है फेंस लगाएं और एक वार्निंग बोर्ड लगाएं कि यहाँ के जो ट्री है बहुत ही पॉइजनस फ्रूट्स हैं और कोई भी प्लीज इसको ना कंज्यूम करे, तो अदरवाइज उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अच्छे नहीं होंगे। बट कॉरपोरेशन फेल कर जाती है वो चीज लगाने के लिए, वो फेंस लगाने के लिए। और इसी बीच क्या होता है, एक चाइल्ड वो फ्रूट्स प्लक करके खा जाता है और वो खत्म हो जाता है। सो दिस इज द केस वेयर द एक्ट इज omitted by on the part of corporation and he will be liable for the compensation. It will be liable for the compensation. Second example हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर बाई चांस आप किसी सड़क पे जा रहे हो और ऊपर से कुछ क्लॉक अगर गिर जाती है बहुत बड़ी और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, तो इसमें आप फाइल कर सकते हो अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिकॉज इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है ये कि आप उस एरिया की जो क्लॉक है उसको आप अच्छे से फिट करते। नाउ राइट्स, मैंने हमेशा आपको ये बताया कि अगर किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप टॉर्ट के अंदर जो डैमेज जो सूट है वो फाइल कर सकते हैं। अब राइट भी दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट राइट, द सेकंड वन इज पब्लिक राइट। प्राइवेट राइट कैसे? अगर आपने किसी रेपुटेशन को हार्म, किसी की रेपुटेशन को हार्म किया है, कैसे आपने किसी के खिलाफ गलत गलत वर्ड्स बोल दिए जो कि नहीं बोलने चाहिए थे, जो कि ट्रू नहीं है, जो कि फैक्ट नहीं है, तो आपने क्या करा, उसकी रेपुटेशन को हार्म किया है, तो इसमें डेफेमेशन का केस बन जाता है। और अगर बॉडीली सेफ्टी जिसमें वो असॉल्ट एंड बैटरी आ जाती है, एंड प्रॉपर्टी जिसमें मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया ट्रेसपासिंग का, तो इसमें आप जो है टॉर्ट में केस फाइल कर सकते हो। और सेकंड बात आ जाती है पब्लिक राइट। पब्लिक राइट में कैसे केस फाइल करोगे? पब्लिक राइट में ऐसे कि पब्लिक राइट अगर आपका इन्फ्रिंज होता है, पब्लिक राइट कौन से होते हैं? जो कि पूरी सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए कॉमन होते हैं। और पब्लिक राइट में अगर आपका इन्फ्रिंज होता है तो अगर आपको टॉर्ट के अंदर सूट फाइल करना है तो आपको ये शो करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि उस राइट के इन्फ्रिंज होने से, उस पब्लिक राइट के इन्फ्रिंज होने से आपको जो है स्पेशल डैमेज हुआ है रेस्ट ऑफ द पब्लिक से। अगर आपको कोई ज्यादा ही स्पेशल डैमेज हुआ है तो आप कंपनसेशन ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एसेंशियल। नाउ लेट्स कम अप टू द सेकंड एसेंशियल, दैट इज द लीगल डैमेज। देखो सीधी सी बात, रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है, किसने कमिट किया? डिफेंडेंट ने किया, तो लीगल डैमेज होगा, तो डैमेज किसको होगा? प्लेंटिफ को। डैमेज कैसे होगा? डैमेज ऐसे, अगर प्लेंटिफ का कोई राइट जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे लीगल डैमेज। तो डैमेजेस भी बहुत तरीके के होते हैं, कुछ लीगल होते हैं, कुछ नहीं होते। तो कौन से डैमेजेस लीगल हैं, कौन से नहीं है, किसमें आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, किसमें नहीं कर सकते, वो हम दो मैक्सिम्स के थ्रू पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द इंजुरिया साइन डैमनो एंड द सेकंड वन इज डैमनम साइन इंजुरिया। Where injuria means injury, sine means without, and damnum means
damages. So first is injuries without damages means आपकी इंजरी हुई है बट आपको जो डैमेजेस हैं वो नहीं हुए, मे बी हो भी सकते हैं बट दैट डजंट मैटर। इंजुरिया मीन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ प्राइवेट राइट और ए लीगल राइट, वहां पे आपका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो यस हुआ है फर्स्ट वाली मैक्सिम में, और एक्चुअल लॉस वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इट डजंट मैटर एक्चुअली। तो अगर ये कंडीशन है कि आपका अगर प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज हो गया तो आप लीगल एक्शन कोर्ट के अंदर लाई कर सकते हो। जैसे इसका फेमस प्रिंसिपल यही है कि द मोमेंट योर राइट हैज बीन वायलेटेड यू कैन फाइल अ सूट इन टॉर्ट। इसका फेमस केस आ जाता है एशबी वर्सेस वाइट का। एशबी वर्सेस वाइट में क्या होता है, एक पर्सन जो है वोट कास्ट करने जाते हैं, जब वो वोट कास्ट करने जाते हैं तो वहां पे एक जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उनको प्रिवेंट कर देते हैं वोट कास्ट करने से। तो प्रिवेंट तो वो कर देते हैं बट एक्चुअल में क्या होता है कि जिस पर्सन को वो वोट कास्ट करने वाले होते हैं वो कैंडिडेट फिर भी जीत ही जाता है, बट स्टिल उनका राइट टू वोट का जो राइट है वो तो वायलेट हुआ ही है, तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर ये कंटेंशन देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैंने इनको मना कर दिया वोट कास्ट करने से, बट जिनको ये वोट करना चाहते थे वो तो फिर भी जीत ही गए, बट द कोर्ट सेड नो, it is immaterial whether that candidate has won or not, but still right now as you have prevented him to cast the vote, so his legal right has been violated, so you have to pay the compensation. So the basic principle in this is that once the legal right has been violated, legal action lies. Second maxim थी damnum sine injuria, which means damages without injury. डैमेजेस क्या होता है, डैमेजेस इज लॉस ऑफ कंफर्ट एंड मनी, या फिर आपका लॉस ऑफ कंफर्ट हुआ है या फिर मनी में आपको डैमेजेस हुए हैं, उसको हम कहते हैं डैमेजेस विदाउट इंजरी। आपको डैमेजेस तो हुए हैं बट आपका जो राइट है ना, लीगल राइट, वो वायलेट नहीं हुआ। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर आपका लीगल राइट वायलेट हो गया तो आप एक्शन लाई कर सकते हो कोर्ट में, बट यहाँ पे तो आपका कोई लीगल राइट ही नहीं वायलेट हुआ, तो आप किस बेसिस पे अपना सूट फाइल करोगे? सो नो एक्शन लाइज। फेमस केस दैट इज ग्लौकेस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा होता है स्कूल का, तो उसी बीच क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वो भी अपना स्कूल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिससे जो प्लेंटिफ है उनको फीस का बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है? बिकॉज बहुत जो क्राउड थी जो प्लेंटिफ के स्कूल में आती थी वो शिफ्ट हो गई किसमें, डिफेंडेंट के स्कूल में। तो इसमें प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया कि जी इन्होंने तो मेरे साथ मेरे नेक्स्ट डोर ही इन्होंने स्कूल कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, मेरे को लॉस हुआ है। और फिर देन द कोर्ट सेड कि अगर इन केसेस में भी अगर हम कॉम्पनसेशन देने लग जाएंगे, टॉर्ट के केसेस अगर एंटरटेन कर जाएंगे में एंटरटेन करेंगे ये सब, तो उस पर्सन का तो राइट टू कंडक्ट और कैरी हिज ओन बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। इसमें फेमस इन्होंने ये लाइन बोली थी, दैट इज लॉफुल कंपटीशन इज नो ग्राउंड ऑफ एक्शन। अगर दूसरे डिफेंडेंट ने जो राइवल स्कूल जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, अगर उन्होंने लॉफुली कम्पीट अगर वो कर रहे हैं आपके साथ, तो देयर इज नो ग्राउंड फॉर एक्शन। इफ यू वांट कि भाई आपको आपके स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे आए तो इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। So this was all about the second essential, that is the legal damage. Now comes the third essential, that is the legal remedy. Legal remedy कैसे? wrongful act हुआ, किसने किया? डिफेंडेंट ने किया। डैमेज हुआ, किसको हुआ? प्लेंटिफ को हुआ। राइट किसका इन्फ्रिंज हुआ? प्लेंटिफ का हुआ। तो अगर राइट आपका इन्फ्रिंज हो गया है, लीगल राइट, तो आपको लीगल रेमेडी मिलेगी। इसकी फेमस मैक्सिम है, दैट इज यूबीआई जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे आपका राइट इन्फ्रिंज हो गया तो आपको रेमेडी मिलेगी। जैसे एशबी वर्सेस राइट में मैंने आपको बताया था, उस पर्सन का राइट टू वोट का जो राइट था वो इन्फ्रिंज हुआ था, वायलेट हुआ था। किसने किया था? रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो इस केस में वो जो पर्सन है सूट फाइल कर सकता है और उसने किया भी। और मेन चीज ये है कि जो टॉर्ट जो है वो मेनली डिसाइड मतलब कि बेस्ड है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे। आप कब एक्शन लाई कर सकते हो? जब आपको
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हो सकते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हुए हैं, विच जैसे मैंने आपको पहले बताया था, विच इज नॉट प्रीवियसली फिक्स्ड. So this was all about today's video. I hope you like. If you want more videos from me, please comment down below which topic you want me to next to prepare. So thank you so much. Let me know in the comment section.